गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न महिला कॉलेज, सरायकेला खरसावा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 5th कोर 11 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर से खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुसलमानों का असंतोष खिलाफत आंदोलन के रूप में हुआ था। तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की प्रबल भावना को जन्म दिया। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुसलमानों के असंतोष से लाभ उठाने तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और गति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ। इस विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ युद्ध में था। वहीं इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। तुर्की का सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्की इस्लामी जगत का आध्यात्मिक नेता था तथा संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। इतना ही नहीं, तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत मुसलमानों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी थे। तुर्की साम्राज्य की स्थिति यूरोप में महायुद्ध प्रारंभ होने से पहले अत्यंत निर्बल हो चुकी थी। तुर्की के मरीज का लूट खसोट करने में यूरोप के देशों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और तुर्की जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुआ तो खलीफा के भविष्य को लेकर इस्लामी जगत चिंतित हो उठा। भारत के मुसलमान भी खलीफा के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड के लिए एक संक्रमण की घड़ी थी। अंग्रेज भारतीयों से लाभ करके भारतीय मुसलमानों से युद्ध में हर संभव सहायता प्राप्त करना चाहते थे। सहयोग की उन्हें सख्त आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजी सरकार तुर्की के प्रश्न पर भारतीय मुसलमानों को आश्वस्त कर देना चाहती थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की कि एशिया माइनर के मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थलों को एवं ग्रीस के समृद्ध भूभाग को, जिसमें तुर्की की बहुलता है, युद्ध में उससे छीनने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा पर भारतीय मुसलमान आश्वस्त हो गए और इस युद्ध में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की हर संभव सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस सम्मेलन में अंग्रेजों ने तुर्की के प्रश्न पर दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र तुर्की साम्राज्य को विघटित कर आपस में बांटने की योजना बनाने लगे। ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की लपटें शांत होने के बाद जहां एक और खलीफा का भविष्य अंधकारमय हो गया, वहीं दूसरी ओर अरब और मेसोपोटामिया में मुसलमानों के धार्मिक स्थल असुरक्षित हो गए थे। इन मामलों पर विचार करने के लिए दिसंबर 1918 ईस्वी में फजलुल हक की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे भारत में इस्लाम का भविष्य चिंतनीय और अंधकार से आच्छादित दिखलाई देता है। संसार की मुसलमानी ताकतों की हार प्रत्येक घटना में हमारे समुदाय के राजनीतिक महत्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस सम्मेलन में भारत के अनेक प्रभावशाली नेता शामिल हुए थे। सितंबर 1919 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का पहला जलसा आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुसलमानों से अनुरोध किया गया कि वे
विजय समारोह में भाग न ले और यदि तुर्की के प्रश्न का असंतोषजनक समाधान नहीं होता तो ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाए। यह भी निश्चय किया गया कि ब्रिटेन की सरकार और जनता को मुसलमानों की भावनाओं से अवगत कराने के लिए वहां एक शिष्टमंडल भेजा जाए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पहले दिन फजलुल हक और दूसरे दिन गांधी जी ने किया। गांधी जी के परामर्श पर 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला, जिसने वायसराय को भारतीय मुसलमानों के दृष्टिकोण को समझाया, परंतु तत्कालीन वायसराय जेम्स फोर्ड का कोई आश्वासन नहीं मिल सका। गांधी जी के ही परामर्श पर एक शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में 20 मार्च 1920 को इंग्लैंड भी गया। इस शिष्टमंडल को भी इंग्लैंड से खाली हाथ लौटना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत की खिलाफत समिति की मांगों को नज़रअंदाज करते हुए 10 अगस्त 1920 ईस्वी को शेवरे की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके अनुसार तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तुर्की के अरब, सीरिया, मिस्र तथा इराक आदि क्षेत्रों को ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा आपस में बांट लिया गया। थ्रेस को यूनान के साथ मिला लिया गया और उसके कुछ प्रांतों को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तुर्की के सुल्तान को बंदी बनाकर कुस्तुनतुनिया भेज दिया गया। ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों की भावना को गहरी ठेस पहुंची। अतः उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा मौका समझा। उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं को मुसलमानों से दोस्ती करनी है तो उन्हें इस्लाम की इज्जत रखने की खातिर शहादत में उनका साथ देना चाहिए। संभवतः गांधी जी की भावना कार्य साधक भावना थी, क्योंकि इससे वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे, जो कि पिछले 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकती थी। गांधी जी अमृतसर तथा खिलाफत के मामलों में अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्यायों को इस प्रकार से अखिल भारतीय अन्याय में परिवर्तित कर देना चाहते थे कि बंगाल विभाजन भी नहीं कर सकता था। गांधी जी ने अपने चुंबकीय व्यक्तित्व और अद्वितीय प्रतिष्ठा के बूते पर कांग्रेस को खिलाफत के पक्ष की मांग के प्रति कर दिया तथा खिलाफत समिति और राष्ट्रीय कांग्रेस ने संयुक्त रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, परंतु यह आंदोलन अधिक दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि खिलाफत के प्रश्न की प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई। तुर्की ने लुसान के संधि के बारे में बातचीत के समय पवित्र स्थानों पर प्रभुसत्ता का प्रश्न चुपचाप त्याग दिया और फिर 3 मार्च 1924 को खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन का मूलाधार ही समाप्त हो गया। भारतीय मुसलमान इससे काफ़ी दुखी हुए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन अव्यावहारिक, असंगत तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से अनुचित था, फिर भी इसे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वस्तुतः इस आंदोलन ने मुसलमानों के बीच जागृति एवं चेतना पैदा की तथा हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम की। धन्यवाद।